हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड्स का 2025 का क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम यानी जो आंसर की रिलीज हुई है उसको। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पेपर, इसमें जो एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज हम हमारे वीडियोस में डिस्कस किए हुए थे, वही के वही रिपीट होके आए हैं। जो वीडियो मैंने आपके लिए क्रिएट किया था 50 एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स का, मोस्टली पता है वही का वही रिपीट हुआ है, वही का वही पेपर में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। जो मैच द कॉलम आए थे वो थोड़े से डिफिकल्ट आए थे, तो हम उसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपको सारे आंसर्स की मार्किंग स्कीम चाहिए तो वो ये है, ठीक है। आप अपने जो आंसर्स है वो मैच कर सकते हो। इसके बाद अगर हम मैच द फॉलोइंग पर डायरेक्टली देखें तो यहाँ पर जो है ना, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैच द फॉलोइंग का है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो आंसर आएगा दैट इज नंबर ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। इसके बाद है मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स किसके पास होती है, मूविंग पार्टिकल के पास होती है। इसके बाद है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। एंड लास्ट वन इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यार इसके दोनों ही आंसर को कंसीडर किया गया है। अगर आपने फोटोन लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, अगर आपने आइंस्टीन लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल नेचर ऑफ जो लाइट है ना वो किसने बताया था, सबसे पहले आइंस्टीन ने ही बताया था। तो दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट कंसीडर किए गए हैं। इसके बाद है आपका जो, अगर हम वन बाय वन यहाँ पर सारे आंसर्स डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना होता है, 1। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, जो मूविंग चार्ज है वो दोनों ही प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिचॉफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्या बताता है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, है ना। नेक्स्ट क्या है, विच फिनोमेना डज नॉट रिवील द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर इनमें से कौन सा रिवील नहीं करता है, तो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका वो पार्टिकल नेचर है, ना कि वेव नेचर। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन तीनों ही वेव नेचर बताते हैं लाइट के। हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था, हेनरी हर्ट्ज, ठीक है। ये हैं आपके एमसीक्यूज के सारे आंसर। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, जैसे कि हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है, यानी ये आपका हो जाएगा ए वाला। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फिर क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ये हो जाएगा आपका सी वाला। मैटर वेव्स किसके पास होती है, मूविंग पार्टिकल्स के पास, तो ये हो जाएगा आपका डी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एमिट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ये लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, ये लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर हम बात करें वन वर्ड आंसर की, तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेर एन क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद है व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज कितनी होती है, 10 की पावर 14 हर्ट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है इसलिए आपको यूनिट भी ध्यान से लगानी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ हमें दी हुई है, तो यार फोकल लेंथ और पावर के बीच में एक रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/0.5, देखो फोकल लेंथ मीटर में रखते हैं, ऑलरेडी फोकल लेंथ हमें मीटर में दी हुई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये क्या होता है आपका, हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट है
राइट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का IRMS वैल्यू, तो आपको लिखना है IRMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। अगर आपने ये लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, या फिर आपने लिखा है 0.707 I0 तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि √2 की वैल्यू रखेंगे और 1 अपॉन √2 को सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फिलिंग द ब्लैंक्स की, तो 1 कूलम चार्ज है कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे और Q की जगह रखेंगे 1, E की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻+18। द डैश टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कौन बताता है, टेंजेंट, जो कि हम फील्ड लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टेंजेंट। ठीक है। नेचर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव, है ना। डैश ऑफ लाइट शोज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो होता है ना वो इंटरफेरेंस में होता है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव एंगल इज डैश व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। देखो TIR में जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल है, वो जब 90 डिग्री का होता है, यानी हमारी ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन, तब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, यानी यहां पर आपको लिखना है 90 डिग्री। सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ, जो फोकल लेंथ होती है ना सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा है लेस तो भी सही है, और आपने अगर लिखा है स्मॉल तो भी यहाँ पर आपका आंसर सही है। इसके बाद अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है आपका, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, बिल्कुल सही है, नॉर्थ से साउथ एंड अंदर में साउथ से नॉर्थ, तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू। इस साल का जो पेपर है ना यार वो बहुत ही ज्यादा इजी आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर लॉन्ग रेडियो वेव्स, देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जो होती है ना वो गामा रेज की होती है, ना कि रेडियो वेव्स की, इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स। फॉर अनपोलराइज्ड वेव द डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना ये फॉल्स है, क्योंकि अनपोलराइज्ड में जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0 फॉर फुल साइकिल, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है। अगर आपको सारे आंसर्स चाहिए डिटेल में तो उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, जो न्यूमेरिकल्स 10 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हुए थे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था वही का वही रिपीट हुआ है। और मैंने बोला था आपको वीडियोस में भी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार ज्यादा लग रहे हैं, चांसेस ज्यादा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने के, तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे 7th क्वेश्चन में लेंस लॉ के साथ साथ इन्होंने क्या पूछ लिया, व्हेन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट सडनली कट ऑफ स्पार्क्स टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर भी ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे गए। जैसे ये वाला भी आप देख सकते हो, पोटेंशियल ऑन ईच पॉइंट इनसाइड हॉलो कंडक्टर इज इक्वल, ये सारे पता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो सब क्वेश्चंस के साथ मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 3 आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन आए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, तो अल्टरनेटिंग करंट ऑफ सेम वोल्टेज इज मोर पावरफुल देन डायरेक्ट करंट, इसका धारा से अधिक शक्तिशाली, यहाँ पर बोल दिया अधिक शक्तिशाली नहीं होती है ना, शक्तिशाली, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको कंसिडर किया गया है आंसर में, वैसे तो डेंजरस होता है, यहाँ पर पावरफुल लिख दिया, शक्तिशाली नहीं होता, इट इज डेंजरस, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो अल्टरनेटिंग करंट ऑफ सेम वोल्टेज इज मोर पावरफुल, पावरफुल की जगह ना यहाँ पर क्या दिया जाना चाहिए था, डेंजरस। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बनता है, डेंजरस, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कंसिडर थोड़ा बहुत कर लिया जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर भी पूछ लिया, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है ना। और ये डेरिवेशन आपका कौन सा है, रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ वाला रिलेशन है। फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला पूछ लिया है। इसके बाद ना बोहर का जो स्पीड है, यहाँ पर बोहर मॉडल को यूज करके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है। और अगर आप वो वाला क्वेश्चन ना करके ये वाला क्वेश्चन करके आए हो, तो इसमें पता है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो
यहाँ बोला है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियस तो दे दिया और आपको सीधा सीधा बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो भैया बाइंडिंग एनर्जी तो हम उसकी निकालेंगे ना जब हमें इक्वेशन दी हुई हो। तो यहाँ पर ना इक्वेशन गिवन नहीं था, इसलिए बोर्ड ने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है कि आपको अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है तो मार्क्स मिल जाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है तो भी आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो नहीं दी हुई है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी निकलती है वो इक्वेशन के बेसिस पर ही निकलती है। तो आपने वो फॉर्मूला वगैरह अगर लगाया है तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में से है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पर ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है। मतलब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई करना है गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम को यूज करके जो आपका कूलम्स लॉ है वो निकालना है, ना कि कूलम्स लॉ को यूज करके गॉस लॉ निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करके आए हो, उल्टा करके आए हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद टॉर्क का डेरिवेशन है, इसमें बार मैग्नेट का ध्यान रखना था आपको। फिर है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन सर्कुलर कॉइल वाला डेरिवेशन है ये। अगर आप यहाँ पर सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन करके आए हो तो वो गलत है। इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है, रिपीट हुआ है। देखो डिफरेंस बिटवीन में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जो कि मैंने बताया था, ये सारे डिफरेंसेस कर लेना और सही में उन्हीं डिफरेंसेस में से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है पीएन जंक्शन डायोड और एक्सप्लेन इट्स यूज एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें आपका ना फुल वेव रेक्टिफायर, उसका डायग्राम, उसका वेव डायग्राम सब बनाना है और साथ ही में यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन भी लिखनी है। देखो इसी के और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, फिर से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। मैंने बोला था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की जो इस बार मार्किंग है, जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा रहेगा, तो सही में वो ज्यादा है। देखो अब ये कितना ईजी और कितना सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, वो भी देखो 4 नंबर में। क्या बोल रहे हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। तो इसमें अगर आप लिख के आए हो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप किसका, कार्बन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसीलिए पता है जो कार्बन है उसको इंसुलेटर बोलते हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है ना कार्बन का, वो ज्यादा रहता है। फिर है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला डेरिवेशन करके आए हो तो वो गलत है। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला डेरिवेशन पूछा गया है। इसी के साथ और में तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देना है और इसका डायग्राम बनाना है। इसी के साथ इसकी नेसेसरी कंडीशन, देखो प्रिंसिपल जो है वो ये होता है P/Q इज इक्वल टू R/S। डायग्राम में आपका जो व्हीटस्टोन का डायग्राम है वो बनाना है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी नो करंट फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर, यानी IG इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। और 1 यूज, इसका यूज क्या है, इसको यार मीटर ब्रिज में हम यूज करते हैं, तो यूज में क्या आएगा, मीटर ब्रिज। नेसेसरी कंडीशन में क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता। डायग्राम बनाना है और प्रिंसिपल में जो बैलेंस व्हीटस्टोन की जो कंडीशन रहती है P/Q इज इक्वल टू R/S, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दैट इज फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी हुई है। फिर है एसी जनरेटर क्या होता है वो बताना है, उसकी वर्किंग बतानी है और साथ ही साथ उसका डायग्राम, मतलब एसी जनरेटर का डायग्राम, एसी जनरेटर को डिफाइन करना है, उसकी पूरी जो वेव्स है वो बनानी है और डेरिवेशन भी यहाँ पर करना है यार, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगर मैं आपको इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे आंसर्स हैं जो आप करके आए हो, वो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो उन आंसर्स को। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे आंसर्स दिए हुए हैं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का जो डिफरेंस है वो ये है आपका। मोस्टली आप देख सकते हो ना, जो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो इस बार ज्यादा दिए हुए हैं। जो एसी है ना, एसी इज मोर डेंजरस, तो उसमें जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है ना वो वेरी करता है एसी के लिए 311.13 वोल्ट से लेके -311.13 वोल्ट, इसीलिए ये बहुत ज्यादा
डेंजरस हो जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आंसर्स लिख के आए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर नहीं तो फिर आप देख सकते हो मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने थे। प्रॉपर डायग्राम भी बनाना है क्योंकि डायग्राम का भी नंबर रहता है यहाँ पर। ये आंसर्स हैं आपके 19th क्वेश्चन में भी। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा है, इसमें डायग्राम भी आना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आपकी होती है। ये आपकी इस तरीके से मार्किंग है, देखो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैं बोल रही थी एसी जनरेटर, तो इसमें भी आपको देखो डेफिनेशन है, डायग्राम है, उसकी पूरी थ्योरी है, प्रिंसिपल है उसका पूरा, ये थ्योरी उसकी पूरी है ना, डेरिवेशन उसका पूरा। इस तरीके से अगर आप लिख के आए हो तो आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।